हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लेकर के आए हैं आपकी क्लास पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस फर्स्ट, जिसके सब्जेक्ट्स हैं आपके हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। यानी कि सब्जेक्ट कोड रहा है आपका BD 106E। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 से। बहुत दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स लेकर आइए, तो आज आपके सामने ये क्लास, पहली क्लास इसकी आपके सामने है और आपको ये रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो इन क्लासेस की PDF अगर लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। हमारी क्लास का आज का पहला प्रश्न है आपके सामने यूनिट नंबर 1 का। तो इस क्लास को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। आपके ऑप्शन है A भारत में, B इंग्लैंड में, C अमेरिका में और D जापान में। तो इसका सही आंसर होगा C अमेरिका में सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्नांकित में से किस स्तर पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है A प्राथमिक, B माध्यमिक और C A और तथा B दोनों और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा C A और B दोनों। यानी कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों पर ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सोशल स्टडीज़ पर एक कमीशन की नियुक्ति निम्नांकित में से कब की गई थी? तो इसका सही आंसर इसके ऑप्शंस होंगे आपके A 1892 में, B 1916 में, C 1921 में और D 1934 में। तो इसका सही आंसर होगा D 1934 में आपका सोशल स्टडीज़ पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग निम्नांकित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है A माध्यमिक शिक्षा आयोग, B उच्च शिक्षा आयोग, C प्राथमिक शिक्षा आयोग, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा A माध्यमिक शिक्षा आयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के प्रमुख घटक हैं। आपके ऑप्शन है A इतिहास, B नागरिक शास्त्र, C भूगोल और D उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र है। आपके ऑप्शन है A राष्ट्र, B समाज और C मानव, D उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी। यानी कि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र आपका राष्ट्र, समाज और मानव सभी होते हैं। यानी कि सामाजिक अध्ययन में हम राष्ट्र के बारे में भी पढ़ते हैं, समाज के बारे में भी पढ़ते हैं और मानव के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें सभी के लिए अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का रूप है। आपके ऑप्शन है A स्वतंत्र क्षेत्र, B स्वतंत्र अनुशासन, C स्वतंत्र वर्ग और D इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा C स्वतंत्र वर्ग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय विज्ञान का क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है A जीव विज्ञान, B भौतिक विज्ञान, C सामाजिक अध्ययन और D उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी। यानी मानवीय विज्ञान का क्षेत्र आपके जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन
तीनों ही होते हैं। यानी कि जीव विज्ञान में भी हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में भी हम मानव के बारे में स्टडी करते हैं, और सामाजिक अध्ययन जो विषय होता है उसमें भी हम मानव की स्टडी करते हैं। तो ये तीनों के लिए आपका सही रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक अध्ययन की विशेषता है, आपके ऑप्शन है ए सामाजिक उपादेयता, बी बौद्धिक स्तर, सी सैद्धांतिक आधार और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी सामाजिक अध्ययन की विशेषता सामाजिक उपादेयता, बौद्धिक स्तर और सैद्धांतिक आधार सभी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए MP मुफात, बी फॉरेस्टर, सी यू माइकोलिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए MP मुफात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? आपके ऑप्शन है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी जर्मन और डी लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। तो इसका सही आंसर होगा डी लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास का जनक कौन था? आपके ऑप्शन है ए हेरोडोटस और बी हैक्सले, सी गूच, डी गोटे। तो इसका सही आंसर होगा ए हेरोडोटस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक लेखा जोखा है, यह कथन किस व्यक्ति का है? आपके ऑप्शन है ए रैपसन, बी घाटे, सी राधाकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी घाटे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। थ्यूसिडाइस ने ऐतिहासिक तथ्यों की उपयोगिता को मार्गदर्शक के रूप में कब प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है ए 401 ईसा पूर्व में, बी 403 ईसा पूर्व में, सी 411 ईसा पूर्व में और डी 421 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी 411 ईसा पूर्व में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राधाकृष्णन का, बी हेनरी जॉनसन का, सी रेसन का और डी मैटलैंड का। तो इसका सही आंसर होगा बी हेनरी जॉनसन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस विद्वान का अभिमत है मानव ने जो कुछ भी किया और कहा है, यहाँ तक कि जो उसने सोचा है वह इतिहास है? आपके ऑप्शन होंगे ए मैटलैंड का, बी टाइन नबी का और सी जॉन्स का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए मैटलैंड का। यह सिद्धांत यानी कि यह मत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन काल में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक इतिहास लिखने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो इसके ऑप्शन होंगे आपके स्टब्स को, बी TF टाइट को, सी SR गार्डनर को और डी उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए प्रोफेसर घाटे का, बी मैटलैंड का, सी रैपसन का और डी हेनरी जॉनसन का। तो इसका सही आंसर होगा सी रैपसन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास अध्यापन निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन होंगे ए सामाजिक अध्ययन, बी सामाजिक विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन और डी समाज शास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन।
चलिए अगले प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास क्या है? आपके ऑप्शन है ए कला, बी विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी कला एवं विज्ञान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास के स्रोत पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए साहित्य में, बी स्मारक संबंधी स्रोत में, सी पुरालेख में और डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सह संबंध का उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम के भार को कम करना, बी शिक्षण में रुचि जागृत करना, सी छात्रों को अखंडता का ज्ञान कराना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास का घनिष्ठतम सह संबंध है। आपके ऑप्शन है ए साहित्य से, बी भूगोल से, सी अर्थशास्त्र से और डी नागरिक शास्त्र से। तो इसका सही आंसर होगा ए साहित्य से, यानी कि इतिहास सब्जेक्ट का साहित्य से हमारा घनिष्ठतम संगठन सह संबंध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नांकित में सह संबंध का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए शीर्षात्मक सह संबंध, बी अनुप्रस्थीय सह संबंध, सी जीवन में सह संबंध और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किसने सामाजिक इतिहास को लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शन है ए स्टब्स ने, बी गार्डनर ने, सी जीएम ट्रेवलियन ने और डी उपर्युक्त सभी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी जीएम ट्रेवेलियन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम विश्व इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? आपके ऑप्शन है ए बॉल्स को, बी सर वॉल्टर रेले को, सी टाय नबी को और डी गार्डनर को। तो इसका सही आंसर होगा बी सर वॉल्टर रेले को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न शिक्षा में सह संबंध की नींव डालने का श्रेय किस शिक्षा शास्त्री को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जे.एफ. हार्वर्ड को, बी जिलर को, सी हैक्सले को और डी रॉबर्टसन को। तो इसका सही आंसर होगा ए जे.एफ. हार्वर्ड को। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। निम्नांकित में किस विद्वान की मान्यता है कि सह संबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है? आपके ऑप्शन है ए फ्रीमैन की, बी डम्बेल की और सी बर्नार्ड की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी बर्नार्ड की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, बी जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, सी जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। आपके ऑप्शन है ए पेलियोलिथिक और मेगालिथिक, माइक्रोलिथिक और नियोलिथिक। दूसरा होगा आपका नियोलिथिक, मेगालिथिक, पेलियोलिथिक और माइक्रोलिथिक। अगला ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन है पेलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक। चौथा ऑप्शन है आपका माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक और पेलियोलिथिक। तो इसका सही आंसर होगा सी पेलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक और नियोलिथिक, मेगालिथिक। ये आपका पैटर्न रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक कालों में विभक्त करने में निम्नांकित में कौन सी समस्या है? आपके ऑप्शन है ए त्रिविभाजन,
भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। बी, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं। सी, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। और चौथा है आपका, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा और लोकतंत्र स्वतंत्रता तथा समानता से संबंधित है। तो आपका सही आंसर रहेगा इसका डी, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, यहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा और लोकतंत्र स्वतंत्रता तथा समानता से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका अभित मत है कि इतिहास राष्ट्र की स्मृति है? आपके ऑप्शन है ए, मैटलैंड का, बी, रैप्सन का, सी, डॉक्टर राधाकृष्णन का और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित अध्ययन है। यह कथन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए, रैप्सन से, बी, मैटलैंड से, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन से और डी, डॉक्टर राधा कृष्णन से। तो इसका सही आंसर होगा ए, रैप्सन से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास की निम्नांकित में से कितनी अवस्थाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए, 2, बी, 3, सी, 4 और डी, 5। तो अगला प्रश्न इसका आंसर रहेगा आपका ए, 2 अवस्थाएं हैं इतिहास की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता की शिक्षा के तत्व हैं। आपके ऑप्शन है ए, आर्थिक प्रशिक्षण, बी, सांस्कृतिक प्रशिक्षण, सी, सामाजिक प्रशिक्षण और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कुशल नागरिक में गुण होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए, सहिष्णुता का, बी, क्रोध का, सी, हिंसा का और डी, अत्याचार का। तो इसका सही आंसर होगा ए, सहिष्णुता का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुशल नागरिक का गुण बताया है। आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी, खुला दिमाग यानी कि मस्तिष्क, सी, समझदारी एवं बौद्धिक सत्यनिष्ठा और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निम्नांकित में से किस पर है? आपके ऑप्शन है ए, पड़ोस, बी, विद्यालय, सी, समाज और डी, समितियों पर। तो इसका सही आंसर होगा बी, विद्यालय पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक उत्तम तथा कुशल नागरिक का गुण होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए, प्रगतिशील दृष्टिकोण पर, बी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझदारी, सी, निर्मल चरित्र, ईमानदारी, आत्मविश्वास एवं विवेक और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नागरिक शास्त्र का संबंध हमारे आस पड़ोस की समस्याओं एवं उनके प्रति कर्तव्य से है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए, अरस्तू का, बी, एफ.जी. गोल्ड का, सी, डॉक्टर बेनी प्रसाद का और डी, वाइट का। तो इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर बेनी प्रसाद का। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में किसने नागरिक शास्त्र को एक अंतरिक्ष विज्ञान की तरह माना है? आपके ऑप्शन है ए, लॉर्ड वाइस ने, बी, टी.एच. ग्रीन ने, सी, अरस्तू ने और डी, प्लेटो ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड वाइस ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी विषय के क्षेत्र को जानने के लिए निम्नांकित में किस बात का ज्ञान होना जरूरी है? आपके ऑप्शन है ए, संबंधित विषय वस्तु, बी, विषय की सीमाएं, सी, विषय की प्रकृति और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता के लिए शिक्षा में किस तत्व को समाहित किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए आदर्श नागरिकता का विकास, बी अधिकार कर्तव्य एवं संविधान का ज्ञान, सी राष्ट्रीयता की भावना तथा आपसी सद्भाव का विकास और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रायबर्न का, बी रायनसन का, सी थायन का, डी सिकनर का। तो इसका सही आंसर होगा बी रायन्स का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रेरणा प्रोत्साहन एवं पथ प्रदर्शक की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वर्ड का, बी बीओ स्मिथ का, सी रायबर्न का और डी योकम एवं सिम्पसन का। तो इसका सही आंसर होगा ए वर्ड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रायबर्न के अनुसार निम्नलिखित में शिक्षण का बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्य वस्तु और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में शिक्षण की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, बी शिक्षण एक अकुशल निर्देशन है और सी शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, डी शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा बी शिक्षण एक अकुशल निर्देशन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए जो समृद्ध हो, बी जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो और सी जो बाद में नौकरी हेतु उपयोगी हो और डी इसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो इसका सही आंसर होगा ए जो समृद्ध हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न रहेगा अच्छा शिक्षण होता है। आपके ऑप्शन है ए पूर्ण ज्ञान पर आधारित, बी क्रिया आधारित, सी उद्देश्यपूर्ण और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए छात्र शिक्षण संबंध मधुर होने चाहिए, बी छात्र की क्रियाओं को यथोचित पुनर्वर्णन मिलना चाहिए, सी छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान निम्नलिखित में क्या है? आपके ऑप्शन है ए उसकी नौकरी, बी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, सी छात्रों का विश्वास, डी उसकी गरिमा एवं मर्यादा। तो इसका सही आंसर होगा डी उसकी गरिमा एवं मर्यादा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अध्यापक को निम्नलिखित में से किसे महत्व देना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, बी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतन रहना और सी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास का यानी कि पहली यूनिट का हमने आपके सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया है और कल आपको मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।